सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं अबू जर मुआज़म, मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कुछ अहम सवालों के साथ कि किसके हुक्म पर यह खून की होली खेली गई, किस किस ने चलाई गोली, कौन कौन था शरीके जुर्म, किस किस के हाथ रंगे हैं बेगुनाहों के खून से, कौन कौन है 13 साल की अरीबा का कातिल, किस किस ने हानिया के माँ बाप छीने। पूरी कौम इनके नाम जानना चाहती है, इनके नाम जानने को बेताब है। जुल्म बर्बरियत की इंतहा हुई, एहलकारों ने कत्ल भी किया और लूटा भी। JIT की तहकीकाती रिपोर्ट आज वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। JIT रिपोर्ट पेश करने में अब 5 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। जी हाँ बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को आज JIT रिपोर्ट पेश करेगी और अब तक की जो भी कार्रवाई है, जो भी मुल्ज़िमान हैं, जिन जिन के नाम सामने आ चुके हैं और जिन जिन के आना बाकी हैं, तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में मौजूद होंगी और वज़ीर आला को आज पेश की जाएंगी। लेकिन इस साले के बाद अहम सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। तो 4 अफराद जिनका कत्ल किया गया, आखिर कत्ल किस बिना पर किया गया, क्यों किया गया, किस रिपोर्ट पर किया गया, क्या वो अफराद अगर वाकई रेड बुक में शामिल थे तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों ना किया गया, डायरेक्ट फायरिंग क्यों की गई, ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरखास्तों पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई है। अदालत ने IG पंजाब पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 24 जनवरी को रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को इस दौरान वफाकी हुकूमत से रुजू करने की भी हिदायत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में हुई ये समाअत अदालत ने IG पंजाब पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 24 जनवरी को रिकॉर्ड समाअत तलब कर लिया है। शाम 5 बजे हुकूमत को पेश कर दी जाएगी। अगर वजीर आला मुतमईन ना हुए तो जुडिशल कमीशन भी बनवा सकते हैं। वजीर आला ने आज शाम को इजलास भी तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि सानिया साहिवाल की JIT रिपोर्ट आज शाम 5 बजे हुकूमत को पेश कर दी जाएगी। आज शाम मुतवक्किर है JIT की रिपोर्ट, जैसे कि कल CM साहब ने फरमाया था कि रिपोर्ट आने के बाद वो फैसला करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप शाम तक इंतज़ार करें। फ़िलहाल तो यही है कि रिपोर्ट आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला करना है, तो ये डिपेंड करता है कि अब क्या वो फैसला करते हैं, ये उनकी स्वाबदीद पे है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे और जो मुतासरा ख़ानदान है उसको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिल। नहीं, मेरा अभी कमेंट नहीं करते क्योंकि अभी JIT की रिपोर्ट आ रही है, तो वो उस सूरत में कि अगर CM साहब रिपोर्ट से मुतमिन नहीं होते तो ये फिर उनकी स्वाबदीद है कि वो क्या फैसला करते। जबकि सानिया साहिवाल में मुलविस एहलकारों के नाम मंजर-ए-आम पर आ गए। CTD सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन की क़यादत में यह ऑपरेशन किया गया। एहसन खान, मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर टीम में शामिल थे। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल है। नाजायज असलहा रखने और एक्सप्लोजिव एक्ट की दफात भी दर्ज की गई हैं। तो आपको बताएंगे तमाम तर दफातें जो दर्ज की गई हैं और नाम सामने आ गए हैं। सानिया साहिवाल में मुलविस एहलकारों के नाम मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन की क़यादत में ये ऑपरेशन किया गया था और इसमें ऑपरेशन के अंदर जो है एहसन खान, मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर के नाम भी शामिल हैं। सानिया साहिवाल में मारे जाने वाले खलील और जीशान के घर मातम कदा बन चुके हैं। खलील की बच्चियां पूछती हैं कि मामा कहाँ हैं, पापा क्यों नहीं आए, और जीशान की बेटी के आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मौत वो हकीकत है जिससे बचना मुमकिन नहीं, मगर जब ये नागहानी हो, मजलूमाना हो, तो लवाहिकीन को सब्र का दिलासा देना भी मुश्किल हो जाता है।
ऐसा ही कुछ है खानीवाल के उन खानदानों के साथ जिनका घराना CTD के ऑपरेशन का निशाना बना। अभी तो 3 दिन हुए और दुख तमाम उम्र का है। आंसू खुश्क हो भी गए तो क्या, जाने वालों की कमी हर पल उनकी याद दिलाएगी। उन्होंने डकैती की हमारी, वो दहशतगर्द थे, लूटने आए थे, लूट के चले गए, मार के चले गए। खलील के बच्चे घर पहुंच गए हैं। वो दिलासा देने वालों को खाली आंखों से देखते हैं। छोटी बच्चियां सिर्फ एक सवाल करती हैं, मामा कहाँ हैं, पापा क्यों नहीं आए। ये ज़ीशान की बेटी है जिसे CTD और वजीर कानून ने दहशतगर्द करार दिया, मगर ताहाल ज़ीशान के दहशतगर्द होने के सबूत पेश किए जाना बाकी हैं। मुझे बहुत याद आती है, बहुत अच्छी लगती है। खुदा करे मुतासिरा खानदानों के आंगन में जल्द फसले गुल उतरे, मगर लगता यही है कि बाहर आए भी तो खिज़ां के रंग जाते जाते ही जाएंगे। सानिया साहिवाल में वालिदैन के साथ जान की बाजी हारने वाली 13 साल की अरीबा होनहार तालिबा थी। अरीबा जिस स्कूल में ज़ेरे तालीम थी, हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान अरीबा के क्लास फेलोज़ और असातिज़ा के साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। बसाम बताएगा क्या कहना है असातिज़ा का और अरीबा के क्लास फेलोज़ का। जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल जो दिल खराश वाक़या पेश आया उसके अंदर जान की बाजी हार जाने वाली अरीबा 13 साला बच्ची जिसको गोलियां मारकर जो है वो रियासती अदारों की जानिब से जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। उसके स्कूल में बुराक हाई स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो चुंगी अमर सद्दू के करीब वाक़ है। ये अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये वो सीट है जहाँ पर अरीबा बैठकर जो है वो तरबियत हासिल करती थी। और जब हम लोगों ने यहाँ पर आके स्कूल में आके उसकी दोस्तों से, उसके जो असातिज़ा हैं उनसे भी गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से भी जो है वो आज बड़ा गम का जो है वो इजहार किया जा रहा है। अभी उसकी क्लास फेलोज़ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि बच्चे आप बताओ कि कितने अरसे से अरीबा को जानती हो, खेल कूद जब आप लोग करते थे तो क्या एक्टिविटीज़ करते थे? मैं उसको 1 साल से जानती हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की थी। हमारा 5 का ग्रुप था, हम रोज़ इकट्ठे बैठते थे। हमें कभी भी किसी में लड़ाई हो जाती थी वो हमारी फ्रेंडशिप करवाती थी। ब्रेक में हम सब नीचे इकट्ठे खेलते थे, काम लंच भी इकट्ठे ही करते थे मिलके। मतलब जब उनके घर भी जाती थी ना, मेरा घर उनके पास था ना, तो जो उनकी मामा थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब वो ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं भी उनकी बेटी हूँ। आपने बच्चों की गुफ्तगू भी जो है वो आप सुन रहे हैं, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि अरीबा जो है वो यहाँ पर जो इनकी दोस्तों में लड़ाइयाँ हो जाती थी तो दोस्ती करवाने वाली भी जो है वो अरीबा होती थी। मैं उसकी क्लास में मौजूद हूँ, 7th क्लास की वो स्टूडेंट थी। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के ज़ीशान, वो जो है वो उनको कंप्यूटर साइंसेज़ का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि सर थोड़ा सा बता दें कि अरीबा पढ़ाई में कैसी थी, किस तरह के रिज़ल्ट्स आते थे और क्या एक्सपेक्टेशंस थी उसकी, आगे बड़े होके क्या बनने का प्लान था? नो डाउट जी, कंप्यूटर साइंसेस में तो वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती थी। सम टाइम जब मैं अपना ऑफिस पे उनसे परफॉर्म करवा रहा होता था, MS ऑफिस 2007 है इनके सब्जेक्ट में, वो हम परफॉर्म करवा रहे होते थे, बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। आज वो सीट में नहीं है, क्लास में नहीं है। क्लास में तो एक वो डेकोरम ही जो है ना वो ब्रेक हो गया। और अब मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा अपना स्पेशली PTI से, जो अपना आजकल फवाद चौधरी साहब ने बड़े बड़े बयान दिए हैं जी, हम सारों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है ना काइंडली इस बच्ची को जस्टिस दिलवाएं। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को जो है वो कोई मुस्बत कदम लेना होगा। मैं जिस तरह आज मैंने आपको बताया कि इस स्कूल के अंदर, इस क्लास के अंदर 13 साला बच्ची अरीबा जो आज से चंद रोज़ कबल जो है वो इधर बैठ के तरबियत हासिल करती थी, आज वो इन बच्चियों के दरमियान जो है वो मौजूद नहीं है। आज ये बच्चियां जो हैं वो उसको मिस कर रही हैं। और साथ ही साथ जिस तरह के आपने उनके असातिज़ा की गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इंतहाई कीन स्टूडेंट थी और आगे बढ़ के मुल्क व कौम का नाम भी जो है वो रोशन करना चाहती थी। लेकिन आज उस अरीबा को जो है वो रियासती दहशतगर्दी का जो है वो निशाना बनना पड़ा। और जो मुतल्लिका जो प्रिंसिपल हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुतल्लिका अदारे और जो हुकूमत है वो इसके ऊपर जल्द एक्शन ले और जो भी मुलव्वस अफराद हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। बस हम नाज़रीन, सानिया साहिवाल में जाँ भाग ज़ीशान की वालिदा कहती हैं मेरा ज़ीशान दहशतगर्द नहीं था। चलो मान लिया दहशतगर्द था,
تو اسے زندہ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ مارا کیوں؟ پی ٹی آئی رہنما اندلیب عباس ذیشان اور مجھے اچھی طرح جانتی ہیں۔ ادھر اندلیب عباس نے بھی کہا کہ جی ہاں میں ان کو جانتی ہوں۔ بچہ کیسا تھا اور یہ عورت کیسی تھی؟ ذیشان کی والدہ کی آہیں سسکیاں رک ہی نہیں رہیں، آنسو ہیں کہ تھم ہی نہیں رہے۔ ذیشان کی والدہ کہتی ہیں میرا ذیشان دہشت گرد نہیں تھا، مان لیا قاتل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا اسے زندہ نہیں پکڑا جا سکتا تھا؟ پی ٹی آئی کی رہنما اندلیب عباس مجھے اور ذیشان کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ آپ کی وزیر ہے نا اندلیب عباس، وہ بھی مجھے جانتی ہیں، میں ابھی نہیں 2-4 دن کے پاس ان کے گھر جاؤں گی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ بچہ کیسا تھا اور یہ عورت کیسی تھی۔ تحریک انصاف کی رہنما اندلیب عباس نے تصدیق بھی کی، ہاں میں ان کو جانتی ہوں۔ یہ بہت زیادتی ہے وسیم، میں اپنی پارٹی کے بہاف پہ، اپنے بہاف پہ اسپیشلی، میں ذیشان کی امی سے جو ان کو دکھ پہنچا ہے میں اس کی معذرت چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا جے آئی ٹی میں کیا آئے گا نہیں آئے گا، لیکن میں ماں ہوں اور میں ان کو جانتی بھی ہوں، اور میں ماں ہونے کے ناطے میں ان کو ایز اے مدر کہتی ہوں کہ میں شرمندہ ہوں۔ اندلیب عباس نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ شرمندہ ہوں، ذاتی طور پر اور پارٹی کی جانب سے معافی مانگتی ہوں۔ وزیر قانون کی ذیشان کو دہشت گرد قرار دینے کے حوالے سے پریس کانفرنس کی بھی مذمت کرتی ہوں۔ ادھر پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ سانحہ ساہیوال پنجاب حکومت کی نااہلی ہے، ملزموں کو سزا دینی چاہیے، سانحہ ساہیوال پر پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ بدقسمتی سے حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اس حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی سیاست ان کے پاس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے کسی چیز کو، حالات کو یہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ امیچورٹی ہے ان لوگوں میں۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس سانحے کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم جی آئی ٹی بناتے ہیں، اور اس کے بعد 5 وزراء کی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، سینئر منسٹرز ہیں ان کے، اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ داعش کے ممبر تھے اور یہ دہشت گرد تھے اور ان کو ہم نے مارا ہے۔ اس کے بعد سارے لوگ الگ الگ، وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم کو رات کو نیند نہیں آئی 24 گھنٹے کے بعد، وہ بڑے دکھی ہیں۔ تو یہ الگ الگ بیانات جو ہیں وہ امیچورٹی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس کا میں نہ کوئی بحث کر رہا ہوں، نہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اگر حکومت کے پاس یہ چیز کا احساس ہے تو ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنا دیں، جی آئی ٹی بی آئی ٹی کو چھوڑیں، جو چیز سامنے آئے تو ان لوگوں کو سزائیں دیں۔ یہ حکومت کے یہ بہتر ہوگا کہ دیکھیں ہم نے یہ چیز کیا اور پارلیمنٹ کی کمیٹی نے یہ ہمیں رپورٹ دی ہے، اور اس کے بعد جب ان کو سزا ہوگی تو حکومت کے اوپر جو یہ مٹ گر رہا ہے یہ ہٹ جائے گا۔ ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ اس میں پراپر انوالو ہے، ان کی نااہلی ہے اس میں، اور اپنے ماڈل ٹاؤن میں کیا فرق ہوا۔ اب آگے بڑھیں گے اور کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو طبیعت خراب ہونے پر کوٹ لکھپت سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا، جہاں سابق وزیر اعظم کے دل کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عمر اسلم سے۔ عمر اسلم بتائیے گا، 3 رکنی بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے ڈاکٹرز کا، کیا بتاتا ہے بورڈ؟ بالکل بتاتے چلیں کہ العزیزیہ ریفرنس پہ سزا یافتہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل سے آج پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں صبح تقریباً 10 بجے لے کر آئے، اور یہاں پر 3 رکنی بورڈ بھی ان کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ایکوگرافی اور
ECG की गई साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़राए के मुताबिक इकोग्राफी में जो है वो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दिल के पट्टे जो हैं वो ज़्यादा सख्त बताए जा रहे हैं, जबकि इसी तरीके से बताते चलें कि ECG भी जो है वो ज़राए के मुताबिक ठीक नहीं आई। ज़राए का यहाँ पर यह भी कहना है कि इस वक्त जो थीलियम स्कैन टेस्ट है उसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस टेस्ट के बाद जो है वो वॉक भी करवाई गई अस्पताल के अंदर, और इस वक्त जो है वो थीलियम स्कैन टेस्ट जो है वो दूसरा मरहला जो है वो इस वक्त जारी है। साबिक वज़ीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज होने के बाद जो है वो आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया। तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मौजूद हैं। उन्हें हस्पताल में रखा जाएगा या नहीं, इसका फैसला अभी तक नहीं किया गया। ताहम यहाँ पर यह भी बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर पहुँच चुके हैं और उनकी सेहत याबी के लिए दुआ भी की है। जी, ज़राए के मुताबिक ECG भी ठीक नहीं आई। उमर असलम आप वहीं पर मौजूद हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कहा है कि वज़ारत ख़ारजा की जिम्मेदारी संभालने पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मौजूद कशीदगी ख़त्म और ताल्लुकात असर नौ बेहतर बनाने के मकसद में कामयाबी हुई। कल तक जो उंगलियां उठाते थे आज तारीफ के कलमात अदा कर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मेरी कोशिश है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी है उसको ख़त्म किया जाए और हम ताल्लुकात को रीसेट करें। तो कल की जो सेनेटर लिंजी ग्रैम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बात की अक्कासी है कि वो प्रोसेस आगे बढ़ चुका है और बढ़ रहा है। वो जो उंगलियां उठाते थे आज वो तारीफ़ के कलमात कह रही हैं। आज वो कह रही हैं कि उनकी ख्वाहिश है और वो सदर ट्रंप से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इमरान खान साहब के साथ नशिस्त करें। वो चाहेंगे कि हम आपस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ें। एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से हम एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ें, और उन्होंने उसके बहुत से इशारे भी दिए। वो समझते हैं कि उन्होंने इत्तफाक किया कि इमरान खान जो कहते थे और सारी दुनिया उस वक़्त उस पर तवज्जो नहीं देती थी कि अफ़गानिस्तान का कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है, आज हम सब इत्तफाक कर रहे हैं कि उनका अंदाज़ा दुरुस्त था और आज हम पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात में जारी डेडलॉक खत्म हो गया। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अमेरिका से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म हो गया। मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अबू धाबी में होने वाले मुज़ाकरात अफगान हुकूमत को बातचीत में शामिल करने से इनकार पर खत्म हो गए थे। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात में जारी डेडलॉक अब खत्म हो गया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तख्त भाई और अटक खुर्द तक सफारी ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। सीनियर सूबाई वजीर आतिफ खान की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि पेशावर से बरास्ता तख्त भाई अटक खुर्द तक रेगुलर बुनियादों पर सफारी ट्रेन चलाई जाएगी। बोगियों की तज़ीनो आराइश और मुरम्मत का काम मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मोहम्मद से। जी आफ्ताब, बताइएगा। हुकूमत ने पेशावर से अटक खुर्द तक सफारी ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है और इसी हवाले से सूबाई सीनियर वज़ीर आतिफ खान की ज़ेर सदारत जो इजलास मुनक़िद हुआ तो जिसमें फ़ैसला किया गया कि पेशावर से अटक खुर्द तक जो सफारी ट्रेन चलेगा तो उसके सिलसिले में जो तखबाई से अटक खुर्द तक जो ट्रैक है तो उसको फौरी तौर पर फ़ाल किया जाएगा और वहाँ पर जितनी भी तजावीज़ातें हैं या इस तरह जो वहाँ पर मुरम्मत का काम है वो जल्द शुरू किया जाएगा। और इसी सिलसिले में जो खुसूसन बोगियाँ हैं जो पुरानी हो चुकी हैं जिसमें तज़य्युन व आराइश का काम बाकी है तो वही फ़ैसला किया गया कि मार्च तक इस पर काम किया जाएगा और मार्च के बाद फिर उनको अंदाज़ा होगा कि इस पर कितनी मज़ीद लागत आ सकती है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत बाकायदा फंड्स की मंजूरी भी देगी। इसी तरह पेशावर से जो तोरखम तक माजी में सफारी ट्रेन चलता था तो उसको भी फ़ाल करने पर गौर किया गया और साथ साथ ये फैसला हुआ कि पेशावर से जो सियाह जाते हैं तखबाई के लिए, इसी तरह स्वात जाते हैं, इसी तरह जो दीगर इलाक़ों जाते हैं तो खुसूसन जो तखबाई से तक और
और तखबाई के आगे अटखुर तक जो रेलवे का सिस्टम है वो फ़ाल किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में सूबाई हुकूमत की जानब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि इसकी जो लागत है उसमें बाद में उस पर गौर भी किया जाएगा। ताहम इससे पहले जो बोगियाँ चलती हैं जो पुरानी हो चुकी हैं तो इसकी जो तज़य्युन आराइश का काम है वो पहले वो मुकम्मल किया जाएगा। शुक्रिया आफ्ताब अपडेट करने के लिए। और ISPR के मुताबिक नथिया गली, मरी और एबटाबाद में बर्फ में फंसे हुए सयाहों को महफूज मकामात तक पहुंचा दिया गया है। सुबह 3:15 पर पाक फौज, पाक फिजाइया, QRF और रेस्क्यू 1122 की टीमें बर्फ में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पहुंची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया। ISPR के मुताबिक नथिया गली, मरी और एबटाबाद में बर्फ में फंसे हुए तमाम तर सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग के बायस मकान पर पत्थर गिरने से खातून समेत 3 अफराद जामहक हो गए। मरने वालों में 16 साल का सरदार कावर और 12 साल का मुबश्शिर भी शामिल है। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे जुबैर अवान से। जुबैर बताइएगा। एबटाबाद की बात की जाए तो इस वक्त एबटाबाद में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि गलियात में जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो भी जारी है। पिछले 36 घंटे कबल एबटाबाद और गलियात में जो है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो ताहाल वक्फे के साथ जारी है। एबटाबाद का ही शहरी इलाका है, क्याल इसको कहा जाता है, जहाँ पर एक पहाड़ सरकने से जो पत्थर का बड़ा टुकड़ा था वो एक मकान पर आकर गिरा, जिसके नतीजे में एक माँ और उसके 2 बेटे जो हैं वो मौके पर ही जाम बहक हो गए हैं। अगर गलियात की बात की जाए तो गलियात में इस वक्त मरी रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। तोइदाबाद के करीब रात के 50 से करीब अफराद जो थे वो फंस गए थे, जिनको रेस्क्यू करके पाक फौज ने वहाँ से जो है वो निकाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक जो मौसम की सूरत हाल है ये बरकरार रहेगी। शुक्रिया जुबैर। मरी में मुसलसल शदीद बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है और मरी में अब तक 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद बर्फबारी की वजह से एक्सप्रेस वे तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। सयाह मजीद मुआवनत और मदद के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन हम सफ़र और मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। मरी और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस टेम्परेचर -3 तक गिर गया है। मरी में ताहाल बेशतर सड़कों से बर्फ साफ नहीं की जा सकी, सयाहों को मुश्किलात का सामना है। इस पर बात करेंगे, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैदर अली। हैदर अली बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है और अब तक कितनी बर्फ पड़ चुकी है? मलका के अनुसार मरी में बर्फबारी का स्पेल जारी है जो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अब तक तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मरी का पारा भी -3 से कम हो गया है। दरख्त, पहाड़, हर शहर बर्फ से ढक चुके हैं। वादी के हुस्न में भी मजीद इजाफा हो गया है। आसमान से गिरते नर्म रुई के गालों को देखने के लिए टूरिस्ट की बड़ी तादाद भी मरी ने पहुंच रही है, लेकिन मरी के कुछ रोड अभी तक बंद हैं और कुछ से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। मेरे साथ एक सियाह मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और उन्हें कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। जी आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम लाहौर से आए हैं। जब हम आए थे उस वक्त तो रोड्स बड़े क्लियर थे और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। अभी चूँकि बर्फ़ पड़ गई है बहुत ज़्यादा, अभी ये देखें आप, बर्फ़ गिर भी रही है और रोड्स ब्लॉक हो गए हैं सारे और बड़ी शदीद स्नो फॉलिंग हो रही है जिसकी वजह से रोड सारे बंद हो गए हैं और यहाँ से आ जा नहीं सकते। हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि रोड्स क्लियर करे ताकि लोग आ जा सकें, ट्रैवल कर सकें। इसमें ठंड की शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये एंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन रोड बंद हो चुके हैं, इन्होंने वापस जाना है। इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द रोड क्लियर किए जाए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग मरी आना चाहते हैं वो एक्सप्रेस रोड इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ी एहतियात से ड्राइव करें और गाड़ियों में गर्म कपड़े भी रखें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो गाड़ियाँ ला रहे हैं वो पेट्रोल पे गाड़ी लेके आएँ और टायरों में हवा कम रखें और टायरों पर 2 चैन का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं हज़ारा डिवीजन के पहाड़ी इलाकों के जहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी बर्फबारी का सिलसिला और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नारान कागान में 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। शारा कराकुरम की बात की जाए तो वहां पर लैंड स्लाइडिंग के बायस छतरलपैन और बफा में जो है वो 5 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसी पर बात करेंगे सफदर शाह से। सफदर बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है?
हज़ारा डिवीजन में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। सियाहती मकामात नारान, कागान, शोगरान में तकरीबन इस वक्त 5 फुट तक बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी है। बात की जाए अपर कोहिस्तान की तो अपर कोहिस्तान में शाराए काराकोरम जो है वो कई जगह से जो है राब्ता सड़कें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से। बात की जाए छत्तर की तो छत्तर प्लेन में जो है बिजली का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो चुका है और तकरीबन 5 रोज़ से जो है बिजली की जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। बहुत शुक्रिया आपका। शहर इक़्तिदार की बात करते हैं, जहां पर 2 दिन से जारी बारिश के बायस मौसम शदीद सर्द हो गया है। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। सबा वजीर इस पर मजीद बताएंगी। सबा, बताइएगा इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है और आज आप मौसम को कैसे एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल, मौसम बहुत ज़्यादा हसीन है, जिसने हमें भी झूमने पर मजबूर कर दिया है। और इस वक्त इस्लामाबाद जो है पूरा बादलों से ढका हुआ है और जैसे ही बादल आए हैं वैसे ही इस्लामाबाद की खूब निखर कर सामने आ गई। और इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो जुड़वां शहरों में पड़ रही है और जिसके बाद ठंड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। आपको मैं बताती चलूँ कि गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिश के बाद मौसम इंतहाई हसीन हो चुका है। इस वक्त भी मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं वो बादलों से ढकी हुई हैं और बहुत ज़्यादा हसीन नज़ारा इस वक्त इस्लामाबाद का है। शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं। ठंड में तो इजाफा हो गया है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई है वैसे ही शहरी मुख्तलिफ मकामात पर जा रहे हैं। कहीं चटपटे खाने खाए जा रहे हैं तो कहीं इस सर्दी में बारिश को एंजॉय किया जा रहा है। ठीक है, यानी शहर इक़्तिदार का मौसम औसम है। सबा, बहुत शुक्रिया आपका। बडग्राम की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तहसील अलाई में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से मकामी राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। शदीद बर्फबारी के बायस गुज़श्ता 3 दिनों से बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुअत्तल है। तो बडग्राम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तहसील अलाई की बात की जाए तो वहां पर 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और इसके बायस मकामी राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सयाह भी महसूर होकर रह गए हैं। शदीद बर्फबारी के बायस गुज़श्ता 3 दिनों से बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल है। शहर कायद की बात करते हैं, जहां पर होने वाली बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हो ही गया है, लेकिन बारिश ने शहरी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल भी खोल कर रख दिया है। शहर की सड़कों और गलियों में जगह जगह पानी खड़ा है, जबकि कीचड़ से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में इतवार और पीर को होने वाली बारिश के असरात आज भी जाबजा नजर आ रहे हैं। शहर की अहम सड़कों पर पानी मुकम्मल तौर पर साफ नहीं किया जा सका। शारा फैसल, राशिद मनाज रोड, कुरंगी रोड, यूनिवर्सिटी रोड और शहीद मिलद रोड पर कई मुकामात पर अब भी पानी जमा है। कयूमाबाद के बस स्टॉप पर बारिश का पानी तालाब की सूरत में मौजूद है। सड़कों की टूट फूट, कीचड़ और पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी की वजह से जो 2 दिन से खड़ा हुआ है, 2 दिन से परेशानी है। कल तो मेरे भीग गया था क्योंकि गाड़ी जाते हुए छींटे मार रही थी। आज भी हम साइड पर इधर खड़े हुए और जिसकी वजह से ट्रैफिक पीछे सारा जाम हो रहा है और पानी कोई उठाने वाला नहीं है। ये पानी खड़ा हुआ है इधर, इसकी वजह से बहुत परेशानी है। इंसान बसों पे बस इधर रुकती नहीं है, अगर लटक के जाए तो जान का भी खतरा है। बस स्टॉप पे खड़े हुए लोगों, खासकर ख़वातीन का ख्याल करें तो उनको परेशानी होती है। चलो मर्द हज़रात तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए बड़ा मसला है। स्लिपिंग होती है गाड़ी पानी की वजह से। अब बड़ी बस वाला साथ करता है नज़दीक तो मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है। शहरियों का कहना है कि हर बार की तरह इंतजामिया की नाअहली के बायस इस बार भी अब्रे रहमत जहमत बन गई है। कैमरामैन शौकत अली कैमरा, हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का और खबरें भी होंगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कत्ल के इल्जाम में खातून समेत 4 अफराद को जेर हिरासत ले लिया गया। जाए वकुआ से मिलने वाले 30 बोर पिस्टल के 2 खौल की फॉरेंसिक रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बिल्कुल, एहलकार की टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा माजी की एक वारदात में जो है उससे भी मैच कर चुका है। तो इस पर देखिए जिले हैदर की रिपोर्ट।
कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में खातून समेत 4 अफराद को जेर हिरासत ले लिया है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक हिरासत में ली गई खातून और मर्द मकतूल एहलकार के करीबी रिश्तेदार हैं। हिरासत में लिए गए अफराद से तफ्तीश जारी है, जबकि वाक़े का मुकदमा थाना सोल्जर बाजार में ASI मोहम्मद खान की मदियत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब जाए वक़्त से मिलने वाले 30 बोर के 2 खोल के फोरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें कहा गया है कि एहलकार की टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होने वाला असला माजी की एक वारदात से मैच कर गया है। पुलिस जराये के मुताबिक असला 7 जुलाई 2018 को कुरंगी में डकैती की वारदात में इस्तेमाल हुआ। वारदात कुरंगी 1.5 नंबर पर कायम हार्डवेयर शॉप में की गई थी, जिसके दौरान मुलजिमों ने मज़ाहमत पर फायरिंग करके 2 भाइयों समेत 3 अफराद को जख्मी किया था। उधर लसबेला में बस में झुलसकर जाँ बाक होने वाले 27 मुसाफिरों में से 6 की शनाख्त कर ली गई है। हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची से पंजगुर जाने वाली मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर आपस में टकराने से गाड़ियों में खौफनाक आग भड़क उठी, जिससे 27 अफराद झुलसकर जाबाक हो गए। हादसे में जाबाक होने वालों को कराची मुंतकिल किया गया, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत ट्रक ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल हैं, जबकि हादसे के 4 जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची में तिबी इमदाद दी जा रही है और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जाबाक तमाम अफराद की लाशें एदी सरदखाने सुराबगोट मुंतकिल कर दी गई हैं, जिन्हें DNA टेस्ट के बाद वर्षा के हवाले किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त मुसाफिर कोच में 35 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जिनमें से कुछ अफराद ने बर वक्त बाहर निकलकर अपनी जानें बचाईं, जबकि दीगर अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। खौफनाक हादसे का शिकार होने वाली बस के 6 मुसाफिरों की शिनाख्त कर ली गई है, जिनमें नूरगुल ज़वजा अब्दुल गफ्फार, 6 साला शाजिमा जोरज़ेब बिनते मोहम्मद सईद, सुमेरा बिनते मोहम्मद सईद, 4 साला वाहिद बख्श और साइमा ज़वजा शाहनवाज शामिल हैं। दूसरी जानिब हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि बस की छत पर डीजल स्मगल किया जा रहा था। तेज रफ्तारी के बायस बस का ऑयल टैंकर्स के साथ तसादम हुआ, जिसके बाद डीजल में आग लग गई। तो नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा हुआ। 27 अफराद की जानें चली गईं और अभी भी तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब अभी लाशों की शनाख्त का अमल जो है वो भी जारी है। सूरत हाल क्या है, हमारे साथ मौजूद होंगे ज़िले हैदर और इरफान अब्बासी। ज़िले हैदर, आप बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इब्तदाई रिपोर्ट आई? जी देखिए, मैं इस वक्त सराब रोड पे जो ईदी सर्च खाना है, जहाँ तमाम जाबाक होने वाले अफराद की मैयतें यहाँ लाई गई थी, जिन्हें गुस्ल और कफन पहना दिया गया है। इसके बाद अब बुरसा के हवाले किया जा रहा है। यहाँ पे जो बलूचिस्तान के सूबाई वजीर हैं मीर असद बलोच, वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि तमाम डेड बॉडीज को रिसीव करेंगे और उसके बाद पंजगुर के लिए रवाना की जाएंगी। तमाम तैयारियाँ यहाँ पे मुकम्मल कर ली गई हैं। 26 में से 24 डेड बॉडी जो है अब से कुछ देर के बाद बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर रवाना की जाएगी, जहाँ इज्तिमाई इनकी नमाज जनाजा की जाएगी और तदफीन का अमल जो है वो किया जाएगा। 8 से 9 घंटे का यहाँ से रास्ता है। तमाम तैयारियां मुकम्मल है और कुछ ही वक्त है कि जब तमाम डेड बॉडीज हैं वो ईदी सर्च खाने सुराब रोड से मूव की जाएगी। जी सही। ज़िले हैदर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इरफान अब्बासी इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान, आप बताएगा क्या कहना है अस्पताल में डॉक्टर्स का और क्या तफसील आपके पास? देखें जी, बिल्कुल सिविल अस्पताल के बंस वार्ड के अंदर तकरीबन 5 अफराद को लाया गया था फौरी तौर पर, जहां से एक शख्स को यहां ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि जो 3 खवातीन थी वो इस वक्त भी बंस वार्ड के अंदर मौजूद है, जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ताहम जो एक खातून थी 27 साला हिना, जिसका नाम बताया जा रहा है, तकरीबन 81% जली थी। उसके बाद जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनका कहना है कि इंतहाई तशवीशनाक हालत है इस खातून की और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जो है वो कितना जो है वो इसको मजीद इसको जो है वो टाइम लगेगा सेहतयाब होने में। ताहम उसकी हालत तशवीशनाक है। यहाँ जो दीगर 2 खवातीन थी, एक का नाम राबिया जबकि दूसरी का नाम जो शबाना थी, उसकी हालत कदरे यहाँ पर बेहतर है। यहाँ जो सूबाई वजीर डेनिश कुमार, ठीक है, शुक्रिया इरफान। और ज़िले हैदर, आपने हमें तमाम सूरत हाल से आगाह किया और अभी आपको ले चलेंगे सिंध असम्बली, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं। शेंजन उसको लेवल 1 नीचे कर दिया, JWG में ले आए और कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें प्रोजेक्ट में। मैं आपको बता दूं, इसलिए कि JWG में भी जाके कुछ नहीं किया। खैर, ये खत लिखा 3 अक्टूबर, आज कौन सी तारीख है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ना कोई खत का जवाब आया है, ना कभी कहा है मुझे, ना कभी कहा है मुझे उन्होंने कि जी हमें भी थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है।
ہم نے بھی کراچی سے ووٹ لیا, ہم بھی چاہتے ہیں. اس کو انہوں نے ریلیگیٹ کر دیا JWG میں. جب سی پیک کی میٹنگ ہوئی, سوری یہ JCC کی میٹنگ ہوئی, کون سی تاریخ تھی, 21 تھی میرے خیال ہے دسمبر, 19 کو میں 20 یا 21 تھی دسمبر کی, ECL پہ آنے سے پہلے, لیکن میں باہر گیا تھا اس ملک میں. اس وقت بھی ان کے پلاننگ منسٹر نے مجھے بھی خط لکھا اور باقی 3 چیف منسٹرز کو بھی خط لکھا, بلکہ پرائم منسٹر سے اپروول لیا. وہ اپروول میرے پاس انہیں دیا پرائم منسٹر, اس لیے کہ اپروول پرائم منسٹر کرتے ہیں کہ جو ڈیلیگیشن جاتا ہے. تو پرائم منسٹر سے اپروول بھی لیا 4 چیف منسٹرز کا. ان 3 کو پہلے ECL پہ ڈالا, اس لیے وہ نہیں چلے. مجھے تو اور کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے. ان کے بھی پروجیکٹس تھے, وہ نہیں چلے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ڈیولپمنٹ سے. وہ 3 چیف منسٹر نہیں گئے, میں اکیلا گیا. میری جو اس وقت میں لایا نہیں, جو ادھر پوری obviously prepared speech ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں ایسے فورمز پہ, وہ prepared speech کرنے کے میں نے KCR کے لیے کیا بات کی. چائنیز سائڈ, میں آپ کو میں دل کی بات بتا رہا ہوں, وہ میٹنگ تھی نا, صرف ایک چیف منسٹر تھا, فیڈرل منسٹر پلاننگ گئے تھے. نارملی جب جاتے تھے ہم JCC میں تو 2-3 فائنانس منسٹر چلتے تھے, 2-3 سینئر منسٹر چلتے تھے, تاکہ چائنیز کو بتائیں کہ ہمیں کتنا انٹرسٹ ہے. اس وقت فیڈرل پلاننگ منسٹر اس لیے گئے تھے کہ ان کو اس کے بغیر وہ میٹنگ ہو رہی نہیں تھی. کوئی اور وفاقی وزیر ان کے ساتھ نہیں تھا. ایک میں چیف منسٹر تھا, ایک صوبے سے شاید منسٹر صاحب تھے, ٹھیک ہے, جو انہوں نے جو اہمیت سمجھی. میٹنگ سے پہلے جس دن JCC ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے سینئر آفیشلز میٹنگ ہوتی ہے, SOM کہتے ہیں اس کو. پہلی بار یہ 7ویں یا 8ویں JCC تھی. سندھ اسمبلی میں اس وقت مراد علی شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز HD.